गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में गणित विषय में पूर्ण संख्याओं का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कल हमने वितरण विधि से गुणा उपयुक्त क्रम में पहले तो वितरण नियम से गुणा देखा था, फिर उपयुक्त क्रम में योगफल और गुणनफल दोनों देखा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल लेते हैं हम। एक सवाल लेते हैं, जैसे अपनी बुक में दिया हुआ है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने, मैं यहाँ पे सवाल उदाहरण ले रहा हूं, किसी टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को चालीस लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन पचास लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? इस सवाल को देखो, साधारण तो हम ऐसे कर सकते हैं हल। सोमवार को पेट्रोल भरवाया 40 लीटर, फिर अगला दिन मंगलवार होगा, मंगलवार को पेट्रोल भरवाया 50। दोनों दिन में कुल पेट्रोल भरवाया 40 प्लस 50 यानी कि 90 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44, इसलिए हमारे पास 90 लीटर है। 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 गुना 90, इसको गुना कर लेते हैं 3960। जनरली हम यही सवाल करते हैं, ऐसे इसका हल निकालते हैं। उसके बाद में इसको यदि हम पूर्ण संख्याओं में वितरण नियम से करें तो कैसे हल करें? आपको ये सवाल ना इस तरह से करोगे तो ठीक रहेगा। देखो, मैं आंसर यही रख रहा हूं, यही उत्तर आएंगे, देखना। सोमवार व मंगलवार का कुल पेट्रोल बराबर 40 प्लस 50 ब्रैकेट लगा के लीटर। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए, इसलिए पेट्रोल का
कुल वेग, जो 40 प्लस 50 था ब्रैकेट वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44। ये नियम आपको कल मैंने समझाया था, वितरण नियम 40 प्लस 50 गुणा 44। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये 44 है वो 40 से गुणा होगा, तो 40 गुणा 44 प्लस है, बीच में प्लस लगा, और उसके बाद में हो जाएगा 50 गुणा 44। यहाँ इनको गुणा करके फिर प्लस होगा, 1760 प्लस 2200, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास है 3960। ये देखो चलेगी, तो यहाँ पे वितरण नियम भी लग गया है और अपना आंसर भी आ गया है। इस तरह के आगे आपको लैंग्वेज वाले प्रश्न दिए हुए होंगे, सवाल दिए हुए हैं, इनको आप लोग हल कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अपनी बुक में। तो अब प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट हो रही है। प्रश्नावली 2.3 आएगी अब। पूर्ण संख्या यह चैप्टर तो, लेकिन प्रश्नावली 2.3 आ रही है हमारी बुक में। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। निम्न में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। सवाल को दोबारा समझें कि आपको नीचे कुछ संख्याएं दी गई है, पूर्ण संख्याएं, इनमें किन संख्याओं में शून्य नहीं आएगा, किसका रिजल्ट शून्य नहीं आएगा। शून्य निरूपित नहीं होगा का मतलब रिजल्ट शून्य नहीं आएगा। तो जैसे हम कुछ देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आता है, तो यहाँ शून्य नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ लिखोगे शून्य निरूपित नहीं होगा, निरूपित नहीं होगा। इसके आगे लिख दे ब्रैकेट। इसी तरह से हमारे पास दूसरा सवाल दे रखा है, इसके अंदर 0 इंटू 0, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो 0 को हम 0 से गुणा करते हैं, 0 है, तो यहाँ पे शून्य निरूपित होगा। शून्य आ चुका है ना, निरूपित होगा। जिसमें शून्य नहीं आएगा उसमें नहीं लिख दो, और जिसमें आ रहा है उसमें होगा। और यहाँ पे थर्ड पर्सन है हमारे पास 0/2। 0 में यदि हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, यानी पूर्णांक का भाग देते हैं, तो हमेशा 0 आता है। लेकिन किसी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तब अनंत आता है। दोबारा सुनिए, 0 में यदि आप लोग किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो हमेशा शून्य आएगा। लेकिन किसी संख्या में यदि तुम लोग शून्य का भाग देते हो तो उसका रिजल्ट अनंत आएगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे हम रिजल्ट शून्य आ गया है, तो आप लिख दो शून्य निरूपित होगा, शून्य निरूपित होगा। फोर्थ है 10 माइनस 10/2। 10 में से 10 को घटाइए, 0/2। ये सेम ऐसा ही है, बराबर 0। तो यहां भी लिखेंगे शून्य निरूपित होगा। उसके बाद में आगे वाला सवाल लेने से पहले इसको एक बार आराम से अपनी नोटबुक में उतार लें, फिर नोटबुक में करना है। ये पहला सवाल है अपना।
दूसरा सवाल है अपने पास बुक में दिया हुआ है दूसरा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आसान सा सवाल है, ध्यान से समझे। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करना है, प्रश्न में बोला गया है उसका मान क्या आना चाहिए? शून्य, सदैव शून्य। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक संख्या या दोनों ही शून्य होनी चाहिए? देखो दोबारा समझे, किसी दो संख्याओं को गुणा करने पर शून्य आना चाहिए, तो उनमें एक शून्य जरूरी है या दोनों शून्य? तो इसके लिए आपको क्लियर कर ले, कम से कम दो संख्याओं में से या तीन संख्याओं में से एक भी संख्या, चाहे दो संख्या हो, चाहे तीन संख्या हो, चार संख्या हो, पांच संख्या, एक भी संख्या यदि शून्य आ रहा है और वो गुणा हो रही है, तो उस पूरे सवाल का रिजल्ट भी शून्य ही आएगा। इसमें दो संख्याओं की बात कर रहे हैं, दो तीन भी आ सकता है, तो कम से कम एक शून्य होना चाहिए। यहां पे मैं हल लगा के लिख रहा हूं इसका, दो संख्याओं के गुणनफल शून्य के लिए कम से कम एक शून्य होना जरूरी है, होना आवश्यक है। जैसे अब यहां पे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 1 गुणा 0 0 आ गया, इसी तरह से 2 गुणा 0 0 आ गया, 7 गुणा 0, कोई भी संख्या ले सकते हो आप। इस तरह से आप कितने भी उदाहरण दे सकते हो। कम से कम एक शून्य होना चाहिए। शून्य चाहे पहले ले सकते हो, बाद में ले सकते हो। अगर दोनों शून्य आ रहे तो रिजल्ट शून्य है ही है, लेकिन कम से कम उसमें एक शून्य होना चाहिए। संख्या चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जैसे यहाँ पे लगी उदाहरण के लिए 3 गुणा 4 गुणा 0 गुणा 8 गुणा 10 बराबर इसका रिजल्ट शून्य आएगा, क्योंकि इसमें एक शून्य, एक संख्या शून्य दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इस सवाल को अच्छी तरह से देखें, इसको भी नोट करें और इस तरह से फिर अभ्यास करें। आगे देखो, इसी में थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये खुद करेंगे आप। इसको पहले सुन ले, इसमें से हम चेंज कर रहे हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 है, यहां शून्य की जगह आपकी बार 1 दे दिया, 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आप लोग स्वयं करेंगे, वैसे के वैसे ही है। बता देता हूं आपको कैसे करना है।
दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एक हो। आपको कोई भी दो संख्या गुणा करवाना है यहाँ पे से और रिजल्ट एक लाना है, तो इसमें हमेशा आपके सामने दोनों ही एक होने चाहिए। अब की बार दोनों एक एक ही होनी चाहिए। तो इसमें उदाहरण केवल ये एक ही रहेगा, एक गुणा एक का, इसको आप लोगों। उसके बाद में आगे वाला सवाल लेते हैं। चौथा सवाल इसमें अपनी बुक में दे रखा है, निम्न प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए और अगले 4 चरण लिखिए। बहुत ही सिंपल सा है। प्रतिरूप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उसको पहले देखना है और इसी टाइप से इसको आगे 4 चरण तक और बढ़ाना है। जैसे इसमें क्या है, प्रतिरूप 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। तो देखिए पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, इसी तरह से आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप प्रतिरूप। मल्टीप्लाई सभी में 8 होगा, गुना सभी में 8 होगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या लिखो आप। और प्लस यहां रेगुलर चलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपने यहाँ पे 1 अंक लिया है तो वो 1 प्लस होगा, यहाँ 2 अंक लिए हैं तो 2 होगा, यहाँ 3 अंक है 1 2 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है, जैसे 1 2 3 4 है तो प्लस 3 4 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट देखना है एक बार, देखो हम सेकंडों में कैसे निकालें। जैसे यहाँ 1 को लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 गुना 8, कितनी बार लिखा है मैं, कितने अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस के 6 होंगे, तो इसका रिजल्ट भी होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जैसे इनको हम लोग गुणा करेंगे तो 9 आएगा रिजल्ट। उसके बाद में आगे वाली में 9 से 1 कम आ जाए, 2 अंकों की संख्या हो ना, तो 9 तो सभी में आएगा पहला अंक। उसके बाद में 2 अंकों में बनाना है तो 9 के नीचे उतरेंगे आप, 9 से 1 न्यून होगा, कम होगा 8। इसी तरह से इसमें 3 अंकों की है तो पहला तो 9 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 7 होगा, 9 8 7। इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 9 8 7 6, 4 अंकों में नीचे जाना है आपको, -1 1 करते हैं। इसी तरह से इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक है, इसी संख्या में 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो आप लोग यहाँ पे 6 बार लिखोगे, 9 8 7 6 5 4, ये इसका रिजल्ट। इस प्रतिरूप को आपको यहाँ से आगे 2 चरण में 4 चरण और लिखना है, तो इसको भी नोट कर लिया अच्छी तरह से। इसको 4 चरण में, जैसे यहाँ पे नंबर लगा देते हैं, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, ये आगे आपको करना है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इस तरह से उतारिए इसको। और यही आपकी पर्सनालिटी 2.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यही होमवर्क रहेगा अपना, जो एक होमवर्क और लिख लीजिए, यहाँ पे 5वां प्रश्न और लिख लीजिए, वितरण विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला है हमारे पास 728 गुणा 101, दूसरा है 5437 गुणा 1001,
824 गुणा 25, चौथा है हमारे पास 4275 गुणा 125, और पांचवा है हमारे पास 504 गुणा 35। ये 5 वितरण जो कल बताया था वो यही। आपको इनमें से जैसे 101 है, इसके 2 भागों में इसको प्लस कर लो, 100 + 1 कर लो, 2 भागों में बांट लो इसको, 1001 का हो जाएगा, 1000 + 1। 25 का आप लोग 20 + 5 कर लेना, 125 का 100 + 25 कर लेना, इस तरह से कर लेना, फिर गुना हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया अपना पूर्ण संख्या का चैप्टर। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।